बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम इंशाल्लाह हमारा यूनिट नंबर 3 द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि मैंने जिस द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री इसकी ट्रांसलेशन की आप उसको लाजमी देखें, बिकॉज उसके आप अपने टाइम को वेस्ट किए बिना अल्लाह का नाम लेके इसको शुरू करते हैं। द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री का सबसे पहले हमारे पास आ जाती है। अच्छा, इसमें अभी अगर आपने नहीं भी चले ट्रांसलेशन, तो मैं अगर आपको इसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नहीं पता, तो जो हमारे राइटर थे विलियम बटलर यीट्स, वो गांव के रहने वाले थे। इनिस्फ्री जो था उनके गांव का नेम था, और वो फिर शहरी ज़िंदगी में जब आ गए हैं तो अपनी शहरी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा बोरियत उन्हें होने लगी और वो वापस वहाँ पे इनिस्फ्री में जाना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने इस पोइम को लिखा है। अब इसमें फर्स्ट वन हमारे पास आती है ग्लोसरी। रीड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, के दिए गए जो आपको अल्फाज हैं उनके आपने मीनिंग्स लिखने हैं। अब सबसे पहले बैटल्स कहते हैं टहनी को। अब ये टहनियाँ किस तरह की होती हैं और कौन सी राइटर ने कही, ये मैंने आपको ट्रांसलेशन में पिक्चर्स में सारी चीज़ें दिखा दी थी। अब यह कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जो कि कोई चीज़ बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए मटेरियल इस्तेमाल होता है। ग्लेड है जो हरियाली चीज़ है, सर सब चीज़। ग्रासलैंड कि जो जंगल में एक थोड़ा सा कोई भी जगह, ये ग्रास में बहुत हरी भरी जगह, उसे हम कहते हैं ग्लेड। ग्लीमर चमकना, शाइन भी चमकना। लिलेट एक परिंदे का नाम है, अ बर्ड, और ये परिंदा कैसा, तो ये भी हम उधर वहाँ पे देख चुके थे ट्रांसलेशन में। पेवमेंट कहते हैं अ पेव्ड पाथ, एक ऐसा रास्ता एट द साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड पे, फॉर पेडिस्ट्रियन, ये पैदल गुजरने वालों के लिए, जो एक साइड पे रोड के साथ रास्ता होता है, जगह होती है साइड, तो उसे हम कहते हैं पेवमेंट। अब हमारे पास आ जाते हैं आंसर क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोइट इमेजिन इन हिज पोएम। ठीक है, कि पोइट जो है अपनी इस नज़्म में किस किस्म की जो ज़िंदगी है उसको इमेजिन करता है। वट इज द पोइट इमेजिन द लाइफ ऑफ द लेक इन हिज पोएम, के जो पोइट है वो द लेक ऑफ द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री की जो ज़िंदगी है उसको इमेजिन करता है। तो द लेक जो लेक है उसकी ज़िंदगी को वो इमेजिन करता है। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिटी लाइफ एंड लाइफ एट द लेक ऑफ इनिस्फ्री, कि सिटी लाइफ और इनिस्फ्री की जो ज़िंदगी थी उसके अंदर क्या फ़र्क है। द सिटी लाइफ इज़ फुल ऑफ पोल्यूशन, कि उसमें बहुत ज़्यादा आलूदगी है। शहरी ज़िंदगी में नॉइज़, शोर शराबा है, ग्रीड, लालच है, एंड हेट और नफ़रत है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी जगह पे द लेक ऑफ इनिस्फ्री जो है इज़ पीसफुल, वो बहुत सुकून दे है, एंड ग्रीन और हरियाली है वहाँ पे। वाई डू यू थिंक दैट द पोइट वांट्स टू गो टू इनिस्फ्री, कि आपको क्यों लगता है कि जो राइटर है वो इनिस्फ्री जाना चाहता है। तो इसका आंसर है द पोइट वांट्स टू गो टू इनिस्फ्री इन सर्च ऑफ पीस, तो उसे सुकून की तलाश है, तो इस वजह से वो इनिस्फ्री जाना चाहता है। राइट थ्री थिंग्स दैट द पोइट वुड लाइक टू डू व्हेन ही गोज़ बैक टू इनिस्फ्री, कि जब वो वापस इनिस्फ्री जाएगा तो वहाँ पे वो कौन सी तीन चीज़ें करेगा। तो द फर्स्ट वन है ही वांट्स टू बिल्ड अ स्मॉल कैबन ऑफ क्ले एंड वेटल्स, के वो वहाँ पर मट्टी और वेटल्स यानी कि टहनियों से बने एक छोटा सा कमरा तामीर करना चाहता है। ही वांट्स टू ग्रो 9 rows ऑफ बीन्स, वो वहाँ पे 9 लोबे की कितारें उगाना चाहता है। एंड ही वांट्स टू हैव अ हाइव ऑफ हनी बी, और वहाँ पे वो जो है एक शहद की मक्खियों का छत्ता भी चाहता है। तो ये तीनों चीज़ें, और इनको एक एक कैबन, क्ले, वेटल्स, रो ऑफ बीन्स, हनी बी, हाइव, सारा हमने वहाँ पे पिक्चर्स के जरिए ट्रांसलेशन में देख लिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में जो लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री है उसको बयान करें। द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री इज़ अ प्लेस ऑफ ब्यूटी, कि जो द लेक आइल इनिस्फ्री है वो खूबसूरत जगह है, यानी कि खूबसूरती की जगह है। विद शाइनिंग स्टार, चमकते सितारों के साथ, सन, सूरज, बर्ड्स, परिंदे, एंड क्रिकेट सॉन्ग, और ये क्रिकेट एक परिंदा है, इसके भी पिक्चर हमने उधर वहाँ पे देख ली थी। एंड क्रिकेट सॉन्ग कि जो वो उसके गाने वो अपने गाता है, उसके साथ ये खूबसूरत जगह है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाती है समरी। द लेक ऑफ इनिस्फ्री, द लेक ऑफ इनिस्फ्री, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, यहाँ पे आइल मिस हो गया, आप इसको लिख लीजिएगा। द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री इज़ रिटन बाय W.B. यीट्स, के द विलियम बटलर यीट्स ने इस नज़्म को लिखा है। इन दिस पोएम, इस नज़्म में द पोइट इज़ रिमाइंडेड ऑफ हिज पास्ट, के जो पोइट है वो अपने जो माजी है उसको याद करता है। व्हेन ही विजिटेड द पीसफुल लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, के जब उसने इस खूबसूरत, इस पीसफुल सुकून जगह को विजिट किया था। ही वांट्स टू गो देयर, वो वहाँ जाना चाहता है। एंड सेज दैट, और कहता है ही विल लिव देयर, कि वो वहाँ पर रहेगा ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला। ही वांट्स टू बिल्ड अ स्मॉल कैबन, कि वो वहाँ पे एक छोटा घर बनाना चाहता है, कमरा बनाना चाहता है। विद क्ले एंड वेटल्स, जो चिकनी मिट्टी और टहनियों के साथ। ही वुड ग्रो बीन्स, के वो वहाँ पे जो है वो लोबिया को उगाएगा। एंड गेट अ हनी बी हाइव, और फॉर हनी, और शहद के लिए वो हनी बी हाइव यानी कि शहद की जो मक्खियों का छत्ता है उसको भी लेगा। टू सर्वाइवर, वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, वहाँ पे जिंदा रहने के लिए, यानी कि उसे खाने के लिए चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट है ही सेज दैट, और वो ये भी कहता है दैट द सीन ऑफ द क्लाउडी मॉर्निंग, कि जो सुबह की जो एक धुंधली क्लाउडी बादल नुमा जो एक सुबह होगी उसका नज़ारों से बहुत अच्छा लगता है। द शाइनिंग स्टार्स का, चमकते सितारों का। द ग्लोइंग सन, और जो चमकता सूरज है उसका। एंड द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, और जो परिंदे जो आसमान में जो फ्लाई उड़ रहे हैं, उड़ते हैं। गिव हिम पीस, उसको वो सुकून देते हैं। अब यहाँ पे क्लाउडी मॉर्निंग किस तरह से होती है, शाइनिंग स्टार्स, ग्लोइंग सन, बर्ड्स फ्लाइंग, सारा हमने ये पहले आपको पिक्चर्स के जरिए वहाँ पे बताया था।
ही हेयर्स द साउंड ऑफ द लेक, तो वो कहता है कि मैं जो झील का पानी है ऑफ द लेक वाटर उसकी आवाज़ को सुनता हूँ। हिटिंग द शोर, हिटिंग टकराना है, शोर कहते हैं किनारे को। तो जब पानी जो झील का पानी जब किनारे के साथ टकराता है, अभी आप ये थोड़ा सा इमेजिन करें कि जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है, ज़मीन पे गिरता है, और वो जब पानी नीचे गिरता है वो साउंड, और फिर जब वो किनारे के साथ टकराता है, ठीक है ना, जैसे समुद्र में दरिया में पानी, तो वो जब किनारे के साथ छल ऐसे आती है, उसको जब टकराता है उसके साथ, तो उस आवाज़ को कहता है कि मैं सुनता हूँ। अब कहाँ सुनता हूँ? ऑन क्राउडेड रोड्स, क्राउडेड के जहाँ पे बहुत ज़्यादा मजमा भीड़ होती है रोड के ऊपर। अब वो अब थोड़ा सा एक ऐसा तसव्वुर करें कि एक इंसान है, वो सड़क के ऊपर खड़ा है और सड़क के ऊपर बेतहाशा रश लोग वहाँ पर हैं, लेकिन वो वहाँ पर खड़ा, उसको आवाज़ क्या सुनाई दे रही कि पानी जो है झील का वो किनारे के साथ टकरा रहा है। एंड ग्रे कलर रोड्स इन हिज सिटी। अब ये बता रहा है कि मैं ये दो जगह, एक क्राउडेड रोड, ठीक है, वहाँ पे खड़े होकर इस पानी की आवाज़ को सुनता हूँ, और ग्रे कलर रोड, ठीक है, जो हमारी जो सड़कें जैसे ग्रे कलर की होती है वो रोड होती है, और वहाँ पे खड़े होकर इनको सुनता हूँ। इट शोज दैट ही वांट्स टू लीव दैट द आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ द सिटी, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो पानी की आवाज़ सुननी है, सारा कुछ है, ये क्या जाहिर करता है? वो ये जाहिर करता है कि ही वांट्स टू लीव द आर्टिफिशियल लाइफ, को ये जो एक आर्टिफिशियल सी एक ज़िंदगी है, नकली नुमा ज़िंदगी है ऑफ सिटी, शहर की, वो उसे छोड़ना चाहता है। एंड फाइंड पीस, और वो सुकून तलाश करता है इन द एनवायरनमेंट ऑफ नेचर, और वो नेचर में जो है, नेचर के जो माहौल है उसके अंदर वो सुकून तलाश करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है डायलॉग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल में। रीड एंड प्रैक्टिस अलाउड द फॉलोइंग डायलॉग्स। रोशन: अस्सलाम वालेकुम बाबर, हाउ आर यू? बाबर: अस्सलाम वालेकुम, तुम कैसे हो? बाबर: वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, शुक्रिया। हाउ आर यू, तुम कैसे हो? रोशन: माई फादर ब्रॉट मैंगोज़ फ्रॉम मुल्तान, कि मेरे वालिद मुल्तान से आम लेकर आए हैं। आई लाइक दिस मैंगोज़ अ लॉट, मुझे ये आम बहुत पसंद है। वुड यू लाइक टू ईट देम, क्या तुम उन्हें खाना पसंद करोगे? बाबर: नो थैंक यू, नहीं शुक्रिया। आई डोंट लाइक मैंगोज़ मच, मुझे आम बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे आम किसको पसंद नहीं होंगे, लेकिन बाबर को नहीं पसंद, एंड आई एम श्योर हमारे कैप्टन नहीं होंगे। देयर टेस्ट इज़ मोस्टली सिट्रसी एंड टार्ट, कि इसका जो टेस्ट है, जायका है, वो बहुत खट्टा होता है। आई लाइक, जैसे सिट्रसी कहते हैं ना, जैसे लेमन की जो एक खटास होती है, वैसा टार्ट भी जैसे टार्टरी से, ठीक है, उस तरह से वो कहता है मुझे खट्टा इसका लगता है। आई लाइक टू ईट पीचीज़, के मुझे आड़ू खाना पसंद है। विच आर स्वीटर इन टेस्ट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे स्वीटर है ना SW के साथ, ठीक है। विच आर स्वीटर इन टेस्ट, जो कि जायके में मीठे होते हैं। रोशन: यू मस्ट टेस्ट दीज मैंगोज, तो तुम्हें लाजमी ये जो आम है इनको खाना चाहिए। आई हैव गोट देम एज अ गिफ्ट फ्रॉम वन ऑफ माई अंकल्स, के मैंने इनको अपने एक अंकल जो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था वो लिए हैं वहाँ से। हु लिव्स इन मुल्तान, जो कि मुल्तान में रहते हैं। मुल्तानी मैंगोज आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, के जो मुल्तानी आम है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं पूरी दुनिया में। टेक वन, एक लो, एंड टेस्ट इट प्लीज़, और प्लीज़ इसको जो है जायका इसका चख के देखो, इसको टेस्ट करो। बाबर: साउंड इंटरेस्टिंग, कि सुनने में तो अच्छा लग रहा है। आई विल डेफिनेटली टेस्ट दिस वन, कि मैं इस एक को लाजमी टेस्ट करूँगा। रोशन: यू शुड ट्राई इट, तुम्हें इसे लाजमी ट्राई करना चाहिए। आई नो यू विल लव इट, और मुझे यकीन है कि तुम इसको पसंद करोगे। वैसे इन्होंने यहाँ पे ज़्यादती की है, हमें यहाँ पे बताना चाहिए था कि बाबर को मैंगो पसंद आए कि नहीं है, वो इन्होंने नहीं हमें बताया। अच्छा जी, अब आ जाता है ग्रुप वर्क। हैव अ डिस्कशन ऑन द टॉपिक फ्रूट्स आर एसेंशियल इन अ हेल्दी डाइट। अब उन्होंने कहा कि अभी ग्रुप में डिस्कशन करें कि जो फ्रूट्स फल हैं वो हमारी हेल्दी डाइट के लिए बहुत ज़्यादा जो है सेहतमंद है। इस पर डिस्कशन। अब आ जाती है वोकैबलरी। रूट वर्ड्स विद अफिक्स। अभी हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक आ गई है रूट वर्ड्स और एक आ गया है अफिक्स। अच्छा जी, अफिक्स क्या है? An affix is a root word. An affix is a word element that is used to alter the meaning or form of a word. जो affix होता है वो लफ्ज़ होता है जो किसी भी मीनिंग लफ्ज़ है उसके मायने को बदलने के लिए इस्तेमाल होता है। इट कम्स इन 2 फॉर्म्स, ठीक है, ये 2 फॉर्म में आता है, एदर एज अ प्रीफिक्स और अ सुफिक्स। अब सिंपल सी बात, सबसे पहले आपने ये समझ लेनी है कि उसने ये कहा है कि जो अफिक्स है ना वो 2 तरह से आता है हमारे पास। एक आता है वो सुफिक्स में भी हमारे पास आ सकता है, प्रीफिक्स में भी आ सकता है और सुफिक्स में भी आ सकता है, और जब भी ये आएंगे ये मायने को चेंज कर देंगे। नंबर 1 चीज़ आपने सिर्फ अभी यही याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद सबसे पहले हम समझते हैं प्रीफिक्स को। प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स ये होता है, अब प्रीफिक्स इज़ अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, के जो प्रीफिक्स है या तो वो एक लेटर है। अब एक लेटर का क्या मतलब होता है? जैसे P है, N है, K है, L है, N है, Y है, इस तरह से एक हमारे लेटर होते हैं। और ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या हो जाएगा? DIS, TIN, KUL, मतलब इस तरह से अगर हम थोड़े से 1-2 ले लेते हैं, ये हमारे हो जाते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स। दैट इज़ एडेड टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड जिसके हम जो है वो प्रीफिक्स को जब लगा देते हैं तो उसका एक नया मीनिंग बन जाता है। अच्छा, इन्होंने अब यहाँ पे एक चीज़ आप ऐड नहीं की, आपको बताया नहीं है, तो इधर से मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रीफिक्स होता है ना वो हमेशा एक वर्ड के
स्टार्ट पे लगता है। ठीक है, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल वर्ड मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड है बटर, ठीक है ना, बटर है वर्ड। अब बटर के आगे हम अगर जब फ्लाई लगा देते तो हमारा बच जाता है बटर फ्लाई। ठीक है, लेकिन अगर फ्लाई का होगा, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। अब मैं फ्लाई के शुरू में अगर मैं बटर लगाऊंगी ना तो बटर मेरा क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। मैंने आपको बताया कि प्रीफिक्स किसी भी लफ्ज़ के शुरू में लगता है और ये प्रीफिक्स जब भी लगेगा उसका मायने बिल्कुल चेंज कर देगा। ठीक है ना, जैसे अब देखिए फ्लाई था, फ्लाई का मायने था उड़ना, हमने फ्लाई के शुरू में लगा दिया बटर, बटर हमारा बना प्रीफिक्स, तो ये बटरफ्लाई क्या हो गया, तितली। तो ठीक है, ये होता है प्रीफिक्स। अब सेकंड है सुफिक्स। सुफिक्स इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड। अच्छा, यहाँ पे बताया हुआ बिगिनिंग, ओह सॉरी मुझे याद देखा नहीं मैंने। अच्छा, ये बिगिनिंग है, देखें मतलब कि शुरू में लगता है, और ये देखें टू द एंड ऑफ अ वर्ड। और जो सुफिक्स होता है ये एंड पे लगता है, किसी भी लफ्ज़ के ये एंड पे लगता है। अब इसमें भी सेम ये भी लेटर्स इसी तरह से होते हैं, लेकिन ये एंड पे लगता है। जैसे अब यहाँ पे वर्ड देखें होपफुल है। अब यहाँ पे देखिए, अब होप हम कह सकते हैं कि जो होप है ये हमारा सुफिक्स प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मैंने बताया किसी भी लफ्ज़ के शुरू में लगता है। और FUL जो हमारा है सुफिक्स। ठीक है, अब देखिए ये थैंक है और इसके एंड पे लग गया फुल, FUL फुल, तो ये हमारा हुआ सुफिक्स। सुफिक्स लगता है एंड पे और प्रीफिक्स लगता है शुरू पे। अच्छा, अगर आपको ये अभी भी नहीं मसलन के याद रहेगा, भूल जाएगा, तो इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, आपने यही याद रखनी है। जैसे अब हमारे अल्फ़ाबेट है ABC है, तो उसके अंदर आप देखें ना, सबसे पहले P आता है, उसके बाद फिर S आता है। तो आपने यही याद रखना है, P से प्रीफिक्स, तो अल्फ़ाबेट में P पहले आता है तो मतलब प्रीफिक्स शुरू में लगेगा। S से सुफिक्स से S अल्फ़ाबेट में ABC में बाद में आता है, तो मतलब कि किसी भी वर्ड के ये भी एंड पे ही लगेगा सुफिक्स। ठीक है, ये आपने एग्जाम्पल कर लेनी याद। तो अब आपको प्रीफिक्स पता चल गया। अभी हमने जो पढ़ा कि प्रीफिक्स किसी भी वर्ड के स्टार्ट पे लगेगा और सुफिक्स किसी भी वर्ड के लास्ट पे लगेगा, और इनसे मीनिंग जो है वर्ड का वो चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट रूट वर्ड। अब रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड्स आर बेस वर्ड। ये जो रूट वर्ड है वो बेस वर्ड होते हैं। अफिक्स, फिक्स और प्रीफिक्स आर एडेड टू देम टू मेक वर्ड्स मोर स्पेसिफिक एंड क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। अच्छा, सिंपल इसकी बात ये है कि जो रूट वर्ड्स होते हैं ना, वो हमारा एक बेसिक वर्ड होता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से एग्जाम्पल ले लें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दरख्त है, ठीक है ना, उसकी जब टहनियाँ निकलती हैं तो बेसिकली तो वो एक दरख्त है ना, आगे से उसकी टहनियाँ, आगे से उसकी शाखें निकलती हैं। तो सेम ये है कि जो रूट वर्ड एक लफ्ज़ है, लेकिन उसके आगे पीछे हम प्रीफिक्स और सुफिक्स लगा देंगे तो उसका वर्ड का मायने बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने यही कहा कि जब हम सुफिक्स और ऐड करते हैं टू मेक न्यू वर्ड्स, ठीक है, तो वो नए लफ्ज़ को बनाने के, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक वर्ड ले लें एम्प्लॉय। अब ठीक है ना, अब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का मतलब होता है जो काम करे, एम्प्लॉय है। या चलिए फिनिश ले लें, आपको इसे समझ आ जाएगा। फिनिश का मतलब होता है काम खत्म करना। ठीक है, ये फिनिश ये हमारा रूट वर्ड है। लेकिन अगर इसके शुरू में मैं यहाँ पे लगा देती हूँ एन, ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताती हूँ। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल है यहाँ पे FINISH फिनिश, ये फिनिश हो गया रूट वर्ड। ठीक है, ये बेसिक वर्ड है। लेकिन अगर इसके आगे मैं ED मैंने लगा दिया तो ये मैं सुफिक्स मैंने लगा दिया और शुरू में मैंने लगा दिया अनफिनिश, तो ये पूरा क्या हो गया, इसमें जो अन था हमारा, अन मेरा हो गया प्रीफिक्स। ठीक है, अन हो गया प्रीफिक्स और ED हमारा मेरा हो गया सुफिक्स। ठीक है, अन हो गया प्रीफिक्स शुरू में लगा और ED हो गया सुफिक्स लास्ट पे लगा। और ये फिनिश तो था रूट वर्ड इस तरह से कि रूट वर्ड ये होता है कि जो खुद वो वही रहेगा, बस उसके आगे और पीछे लगाने से जो वर्ड का मीनिंग है ना वो चेंज होता है। तो ये होता है रूट वर्ड। ठीक है, अब आपको समझ आ गई इसकी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने ये एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दी थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा लेस अगर रूट वर्ड है ना, तो यहाँ पे इसके जब हम इसके जब हम लगा देंगे, ये देखिए री सेट लेस, ठीक है, रेस्टलेस। अब यहाँ पे री सेट लेस है वर्ड, तो ये रेस्टलेस के मतलब कि वो ऐसी चीज़ जैसे बिल्कुल भी उसे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो रेस्टलेस है। तो अब यहाँ पे उन्होंने हमारा ये लगा दिया, लेस जो था हमारा रूट वर्ड था और इसके शुरू में हमने ये प्रीफिक्स लगा दिया रीसेट, तो हमारा रीसेट लेस बन गया। अब यहाँ पे केयरलेस है, अगेन केयरलेस उन्होंने दिया रूट वर्ड और केयर शुरू पे लगा दिया। अब होप है लेस है तो ये शुरू पे लग गया। तो मीन्स कि एक लेस देखें, जो रूट वर्ड होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, उसके शुरू के जो प्रीफिक्स है वो चेंज होते रहेंगे, रूट वर्ड बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये था रूट वर्ड। अच्छा, अब नेक्स्ट है AUDI है, ये रूट वर्ड उन्होंने हमें दिया। अब ऑडिटरी दे दिया, इसके आगे TOR एंड पे देखें सुफिक्स जो है वो लगा दिया उन्होंने कि क्या हुआ, ऑडिटेड जैसे सुना जा सके, ऑडिएबल भी जो सुना जा सके, ऑडियंस होती है जो सुनने वाली होती है। तो AUDI हमारा रूट वर्ड चेंज नहीं हुआ, बाकी उसके आगे पीछे हमने लगाने से उनको चेंज कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं राइट द वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। अब हमने प्रीफिक्स लगाने हैं, प्रीफिक्स लगा के तो इनको बनाना है। मैंने आपको बताया था कि प्रीफिक्स हमारे लगते हैं शुरू में। अभी उन्होंने कहा प्रीफिक्स और हमने इनके एंड पे समझ लें सफिक्स लगा के वर्ड्स को कंप्लीट करना है। अब सुपर है, सुपर के साथ जब हम हीरो लगा देते देखें सुपर हीरो भी बन गया, सुपरमैन एंड सुपर मार्केट। तो ये प्रीफिक्स के साथ ये वर्ड लगाए तो हमारा ये बन गया। अब एंटी है, एंटी हमारा प्रीफिक्स है एंटी वायरस, जो वायरस ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल वो है एंटी वायरस। एंटी सोशल वो बंदा कि जो सोशल एंटी सोशल है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा
इतना सोशल लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करता। अब एंटीबायोटिक है कि जो किसी दवाई का तोड़ होते हैं वो बीमारी का, तो वो होती है एंटीबायोटिक। अभी एंटीबायोटिक है। अब प्री है, प्री का मतलब होता है पहले। अब देखें प्री स्कूल से पहले, प्री हीट गर्म करने से पहले, प्रीपेयर तैयार करना, तो ये हमारे हो गए सुफिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रीफिक्स हो गए, ऊपर वाले नीचे हो गए सुफिक्स। अब राइट द वर्ड यूजिंग सुफिक्सेस। अब हमें उन्होंने सुफिक्स दिए, अब हमने इनके शुरू में प्रीफिक्स लगाने हैं मेंट को लेके। अगर आपको कोई और भी वर्ड जहन में आएगा तो आप वो भी लिख सकते हैं। देखें अब ट्रीट को शुरू में लगाएंगे तो ट्रीटमेंट इलाज बन जाएगा। एम्प्लॉय को शुरू में लगाना है एम्प्लॉयमेंट, जो काम है जॉब है। एडजस्टमेंट एडजस्ट होना, फिट होना। अब काइंडनेस मेहरबान, फिटनेस फिट सेहतमंद जो होना, और सैडनेस उदास होना। अब वैल्यूएबल किसी चीज़ की वैल्यू करना, एडजस्टेबल एडजस्ट हो जाना, रिलायबल जो चीज़ बहुत आरामदायक है, बहुत सुकून दे है। सही है। अच्छा नेक्स्ट अब हमारे पास है ग्रामर है, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द। अब आपको इतना तो पता है कि जो हमारे पास आर्टिकल होते हैं वो होते हैं 3 किस्म के। ये होता है ए, एन और द। इन तीनों को हम कहते हैं हमारे आर्टिकल्स हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड, कि जो आर्टिकल है वो एक ऐसा लफ्ज़ होता है दैट कम्स बिफोर अ नाउन, जो कि नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। अब नाउन हम कर चुके हैं अपनी, आई थिंक सो यूनिट नंबर 1 था, उसके अंदर हमने डिटेल में नाउन वगैरह पढ़े थे कि जो नाउन है वो किसी भी जगह चीज़ शख्स वगैरह का नाम उसमें नहीं है ना, वो तमाम के तमाम चीज़ों के नाम उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट कुछ भी है, नाम प्लेस जगह कुछ भी, पर्सन का नेम है, प्लेस का नेम है, ऑब्जेक्ट का नेम है, कुछ भी, वो हमारा नाउन के सब कैटेगरी में आ गए। तो जो भी उस नाउन से पहले आता है वो उसे हम कहते हैं आर्टिकल। टू शो इफ़ इट इज़ स्पेसिफिक और जनरल। अब ये आर्टिकल क्यों आता है? ये बताने के लिए कि वो चीज़ स्पेसिफिक है कि जनरल है। जनरल का मतलब होता है कि जनरल है, आम सी चीज़ है, बस ठीक है, हमें नहीं पता चलता। लेकिन जब स्पेसिफिक हो जाती है ना, हमें पता चलता है अच्छा इसके बारे में बात हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ बुक्स। अब आपको समझ नहीं आती कौन सी बुक्स के बारे में बात करें, तो ये बात हो जाएगी मेरी जर्नल। अगर मैं कहती हूँ इस्लामियात, बुक ऑफ इस्लामियत 6th क्लास, ठीक है, अगर मैं इस तरह से कहती हूँ तो आपको बिल्कुल स्पेसिफिक समझ आएगी कि मैंने 6th क्लास की इस्लामियत की बात की है। तो ये होता है स्पेसिफिक। ठीक है, कि मतलब अब आपको समझ आ गया कि आर्टिकल किसी भी नाउन से पहले लगती है और क्या बताने के लिए लगती है कि वो चीज़ स्पेसिफिक है, ये जर्नल है। अब उन्होंने बताया हमें कि देयर आर 3 आर्टिकल्स, 3 होते हैं, ए, एन और द। अब आर्टिकल 3 होते हैं। अब यूज़ ऑफ आर्टिकल द। अब सबसे पहले हमें द का इस्तेमाल बताया कि द क्यों लगता है। द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल, इट इज़ यूज टू पॉइंट एट समथिंग स्पेसिफिक। अभी जो द है वो जब भी लगेगा वो हमें ये बताएगा कि वो जो चीज़ है वो स्पेसिफिक है या नहीं है। और अब स्पेसिफिक मैंने आपको बता दिया कि जो जिसकी क्लियर समझ आ जाएगी किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। अब जैसे द डॉग दैट बाइट मी रन अवे, यानी कि वो कुत्ता कि जिसने मुझे काटा था वो भाग गया है। अब देखिए कुत्ते तो कितने होते हैं, लेकिन उसने वाज़ह किया कि वो कुत्ता जिसने मुझे काटा था ना वो भाग गया। अब हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डॉग। ठीक है, यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक डॉग कुत्ते के बारे में बात करें। द डॉग दैट बाइट हिम, हारी के वो कुत्ता जिसने लड़का लड़की जिसे भी काटा था। ही सा अ रैबिट इन द जू। अब खरगोश भी कितने सारे होते हैं ना, लेकिन अब उसने क्या स्पेसिफिक किया कि उसने उसको देखा कहाँ, तो उसने उसको जू में देखा था, चिड़ियाघर में देखा था। दिस मीन्स ही सा अ रैबिट इन अ पर्टिकुलर जू। ठीक है, कि इसका मतलब है कि उसने उस जो है वो रैबिट को जू में देखा था, तो ये उसने उसको स्पेसिफिक कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि यूज़ ऑफ द आर्टिकल ए एंड एन। अब इसका इस्तेमाल बताया। ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल। द हमारा था डेफिनेट आर्टिकल और ये हमारे ए और एन है इनडेफिनेट आर्टिकल। द हमारा इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक चीज़ के लिए। ठीक है, अब ये है दीज आर यूज टू टेल अस अबाउट समथिंग इन जनरल और नॉन स्पेसिफिक। अब ये हम किस लिए इस्तेमाल इसको करते हैं? अब ये हमें बताते हैं कि कोई चीज़ जर्नल में है या नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, यानी कि एक ही बात होगी कि देखिए जर्नल का मैंने आपको बताया ना कि जिसमें हमें समझ नहीं आती कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो ए और एन हमें ये बताएंगे और द हमें क्या बताएगा किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ए और एन में हमें पता नहीं चलेगा, जबकि द में हमें पता चल जाएगा। अब यूज़ ऑफ एन, ए इज़ यूज बिफोर द वर्ड, कि जो ए है वो किसी भी लफ्ज़ से पहले इस्तेमाल होता है दैट बिगन्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड, कि जो ए है, या बेशक आपकी नोटबुक में साइड पे जगह होंगी, आप उर्दू में भी इसे बेशक लिख लीजिएगा कि जो ए है वो इस्तेमाल होगा वो लफ्ज़ से पहले जो कि किससे स्टार्ट होता होगा, कॉन्सोनेंट से। वो कॉन्सोनेंट तो आपको पता है कि हमारे जो वोल साउंड है ए ई आई ओ यू, इन्हें छोड़कर बाकी सब हमारे कॉन्सोनेंट है और वो उनसे अगर कोई भी स्टार्ट होगा तो हम उसके साथ ए लगाएंगे। अब यूज़ ऑफ एन, एन इज़ यूज बिफोर द वर्ड दैट बिगन्स विद द वोल साउंड। अब एन जो है ना उसके बरक्स एन स्टार्ट होगा किसके साथ, जो वोल साउंड के साथ स्टार्ट होगा। ए ई आई ओ यू से जो स्टार्ट होगा वो उसके साथ हम एन लगाएंगे और ए आई ओ यू को छोड़कर जिस जो होंगे बाकी उनके साथ हम ए लगा देंगे। अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल अ मदर इज़ वेटिंग आउटसाइड फॉर हर बेबी। आ मदर अब लगा, भाई इधर आ मदर क्यों लगा, क्योंकि जो एम से स्टार्ट हुआ है हमारा सेंटेंस और एम हमारा क्या था,
कॉन्सोनेंट। मदर ऑफ समवन इज़ वेटिंग फॉर हर बेबी इन अ जर्नल वे। अब देखिए अभी जर्नल से थी ना, मदर इज़ वेटिंग आउट फॉर बेबी। अब हमें कौन से क्या नहीं पता चला ना कि किस मदर की बात हो रही है वो, तो ये हमारी जर्नल था। अब बॉय इज़ ईटिंग एन एग इन अ जर्नल सेंस, ठीक है, ये भी एक जर्नल से बात है, लेकिन यहाँ पे अब देखिए हमारा ई के साथ एन लग गया क्योंकि हमारा वॉल से साथ स्टार्ट हुआ है। अच्छा जी, अब आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड एन। अब ये हमारे पास उन्होंने एग्जांपल दे दिया। फर्स्ट वन हमारे पास है दिस इज़ एन ऑरेंज। अब यहाँ पे ओ, क्योंकि हमारा हमने क्या पढ़ा था कि हमारे अगर वॉल से स्टार्ट हो गया तो फिर हमने उसके साथ एन लगाना है। अब जैसे दिस इज़ एन ऑरेंज, ओ था तो हमने एन लगा दिया, एंड दैट इज़ एन एप्पल, और ए हमारा वॉल साउंड है इसलिए हमने इसको एन लगा दिया। आई हैव अ सिस्टर एंड अ मदर एंड अ ब्रदर। अब ये हमारे देखिए कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एस बी और बी भी, ये हमारे कॉन्सोनेंट, इसलिए कॉन्सोनेंट से पहले हमारा ए आएगा कि मेरे पास एक बहन है और एक भाई है। द नील इज़ इन इजिप्ट इजंट इट, कि जो नाइल है, जो दरियाई नील है वो इजिप्ट में है, तो क्या वो वहाँ नहीं है। अब यहाँ पे नील जो है ना, यहाँ पे दा इस वजह से है कि स्पेसिफिक है, हमें वाज़ेह तौर पे पता चला कि दरियाई नील की बात हो रही है और वो इजिप्ट में है, इस वजह से हमने इसके साथ दा लगाया। अब सेकंड हमारे पास आता है हाउ फार इज़ द सन फ्रॉम द अर्थ। अब इसमें स्पेसिफिक बात हो गई है ना कि सन की बात हुई है, हाउ फार इज़ द सन। अब देखिए सन तो एक ही है, तो मतलब कि स्पेसिफिक की बात हुई तो दा इस वजह से उसके साथ लग गया कि सन कितना दूर है फ्रॉम द अर्थ, ज़मीन से। अब ये ज़मीन भी एक है हमारी और सन भी हमारा एक है, तो स्पेसिफिक तो इसलिए इनके साथ दा लगा। अब देयर इज़ अ कार, कि एक कार है इन फ्रंट ऑफ द कैफ़े, द कार इज़ रेड। अब यहाँ पे ए इसके साथ कार के साथ क्यों लगा कि देयर इज़ अ कार, एक कार है इन फ्रंट ऑफ द कैफ़े, कैफ़े के सामने। अब हमें बिल्कुल क्लियर, अब समझ नहीं आई थी। और यहाँ पे सी भी हमारा है क्या है कॉन्सोनेंट, तो उसके पहले ए लगे, लेकिन यहाँ पे कार इज़ रेड, कार का जो रंग है वो सुर्ख है, तो यहाँ पे हमें जो है वाज़ेह तौर पे पता चला स्पेसिफिक कार का रंग सुर्ख है, इसलिए हमने दा लगा दिया। अब इट इज़ अ नाइस पेंटिंग, ये एक अच्छी पेंटिंग है, इस वजह इसके साथ हमने ए लगाया। अच्छा अगर हमें यहाँ पे क्लियर होता कि पेंटिंग किसने बनाई किस तरह से, फिर हम उसके साथ दा लगा देते। अब है रेसिप्रोकल एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। द फर्स्ट वन है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस रेफर्स टू अ सिचुएशन, के जो ये प्रोनाउन होते हैं ये एक ऐसी सिचुएशन को रेफर करते हैं वेयर समवन और समथिंग परफॉर्म्स एन एक्शन, जहाँ पे कोई किसी काम को किसी एक्शन को करता है और अदर्स नो अदर्स एंड रिसीव्स द सेम एक्शन इन रिटर्न, मगर रिटर्न में कोई एक्शन रिसीव नहीं करता। अच्छा, टू एग्जांपल ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, के दो एग्जांपल हैं जो रेसिप्रोकल की सेंटेंस में वो होती है वन एन अदर और ईच अदर। अच्छा, अब इसमें आपने ये याद रखना है कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ना वो जब भी इस्तेमाल होंगे, सबसे पहले तो बात आपने ये वो वन एन अदर और ईच अदर, बस ये दो ही होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सेकंड बात आपने क्या याद रखनी है कि ये हमेशा तब इस्तेमाल होगा जब दो लोगों की बात होगी, दो से ज़्यादा लोगों की बात होगी, तब हम इनको इस्तेमाल करते हैं। उन दोनों ने कोई भी काम किया है ना, अगर एक दूसरे से लिंक करा है काम, तो फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब यह हम एग्जांपल करते हैं तो आप इसकी और अच्छी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब जैसे फॉर एग्जांपल लाइबा एंड महम आर प्लेइंग विद ईच अदर, कि जो लाइबा और महम है वो एक दूसरे के साथ खेल रही है। देखिए ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ खेल रही है। इन द प्ले ग्राउंड, देखिए दोनों की बात हो गई तो हमारा ईच अदर आ गया, और दोनों का एक दूसरे के साथ एक्शन था तो हमारा ईच अदर आ गया। अहमद एंड अदनान शेयर देयर लंच, अहमद और अदनान ने जो अपना लंच था वो शेयर किया विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। जब दो लोगों की बात होगी और एक दूसरे के साथ उसका लिंक होगा तो हम ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे। द गैंगस्टर्स वर फाइटिंग विद वन अनदर, अब यहाँ पे गैंगस्टर की बात हुई, मतलब ज़्यादा लोगों की बात हुई है। अब वो सारे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं विद वन अनदर, इसलिए हमने लगाया। अगर होता दो लोगों की अहमद एंड अदनान वर फाइटिंग का अगर फॉर एग्जांपल आता तो फिर हम ईच अदर के वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे, लेकिन यहाँ पे गैंगस्टर्स की बात हुई, ज़्यादा हुए हैं, तो हमें ये तो नहीं ना पता कि कौन किसके साथ, लेकिन इतना पता कि आपस में वो लड़ रहे हैं, तो ये इसलिए हमने इसको वन अनदर लगाया। अब द टू कंट्रीज ट्रेड विद वन अनदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो ममालिक हैं वो एक दूसरे के साथ तिजारत करते हैं, तो इस वजह से हमने इसके साथ लगा दिया अनदर के, वो यहाँ पे कंट्रीज़ का आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ईच अदर और वन अनदर। अब ये मैंने आपको बताया कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमेशा दो ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर, इनसे अलावा और कोई नहीं होता। अब वी हेल्प्ड ईच अदर अलॉट, हमने एक दूसरे की बहुत मदद की। यहाँ पे दो अपने अपने बारे में बता रहे हैं कि हमने एक दूसरे की बहुत मदद की, तो ईच अदर आ गया। दे सेंट ईच अदर गिफ्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, उन्होंने एक दूसरे को जो है वो तो तोहफ़े भेजे थे टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे सेंट दे की बात हुई, आपस की बात है कि वो एक दूसरे के साथ जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उनके जो एक दूसरे के साथ लिंक है, जिससे हमने ईच अदर लगाया। दे डिड नॉट डेयर, उन्होंने जुर्रत नहीं की टू लुक एट वन अदर, एक दूसरे की तरफ देखने की। अब यहाँ पे अगेन देखिए यहाँ पे हमारा वन अनदर आ गया, क्यों आ गया, बिकॉज यहाँ पे हमारे ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि डेयर टू लुक, एक दूसरे की तरफ देखने की तो उन्होंने जरूरत नहीं की। आमना एंड मोहसिन लव ईच अदर, अब आमना और मोहसिन जो है वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा जो है
अपने लिए इस्तेमाल होते हैं अपनी सेल्फ को ज़ाहिर करने के लिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एज वेल एज द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि जो काम करने वाला है और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो काम कर रहा है इज़ द सेम पर्सन, यानी कि जो काम कर रहा है वो भी वही होगा और जिसके ऊपर काम हो रहा है तो भी वो वही हुई होगा। ये हमारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, आप कहती हैं कि मैंने खुद को कट लगाया। अब यहाँ पे आप काम भी खुद कर रही हैं और आपने कट भी खुद ही को लगा लिया, यानी कि काम भी आप ही की पर हो रहा है। ठीक है ना, तो इस वजह से अब ये आपका सब्जेक्ट भी आप खुद ही और ऑब्जेक्ट भी खुद होंगे। एंड नेक्स्ट है द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज एंड्स इन सेल्फ और सेल्फ, हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एंड पे सेल्फ आएगा और सेल्फ जाएगा। क्यों? देखिए सेल्फ का मतलब होता है ना, जैसे हम कहते हैं माई सेल्फ ऐसे, मेरी शख्सियत पे ऐसे है, तो सेल्फ का मतलब होता है खुद की ज़ात से जो जुड़ी चीज़। सेल्फ का मतलब है शख्सियत अपना होना। तो सेल्फ हमेशा, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमें बताया कि सब्जेक्ट भी हम ही होते हैं, काम करने वाले ऑब्जेक्ट भी वही होते हैं, इसलिए हम सेल्फ और सेल्फ लगाएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये इस तरह के अल्फाज होते हैं। अब देखिए माई सेल्फ आएगा, अगर देखिए आई है, आई भी मैं, माई भी मैं, तो जब मैं अपना खुद ही काम करूँ तो मैं कह दूँगी माई सेल्फ। अब योर तुम, तो ये सेल्फ योर सेल्फ लग जाएगा। हिम में, हिम लड़के को कहेंगे, हिम सेल्फ हर सेल्फ कहेंगे लड़की को। बस आपने ये वाले हिम सेल्फ और ये याद रख लेंगे, इंशाल्लाह ये आप कर लेंगे। अब देखिए शी कट, उसने काटे हर हेयर अपने बाल, हर सेल्फ योर सेल्फ, उसने खुद ही अपने बाल काट लिए। अब इसमें काम करने वाली भी वो खुद है, काम उसी के ऊपर ही हो रहा है। देखिए शी उसकी सब्जेक्ट थी, अब हेयर वो उसने खुद ही काट ली, हर सेल्फ ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू आर टू यंग, तुम बहुत ज़्यादा नौजवान, डू इट योर सेल्फ, ये खुद करने के लिए। अब यू था तो यू के साथ योर सेल्फ लग जाएगा। अब देखिए लड़की होगी, अगर शी है तो शी का बनता है हर सेल्फ, लड़का होगा ही तो ही से हिमसेल्फ। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए, राशिद बॉट दिस टी शर्ट, राशिद ने ये टी शर्ट खरीदी हिमसेल्फ, उसने खुद ही ये शर्ट खरीदी। अब लड़का था तो हाँ हिम उसके साथ लगा और सेल्फ जैसे हमने पढ़ा कि सेल्फ साथ हमेशा उसके लगना है। अनीला डिड द इंग्लिश होमवर्क हर सेल्फ, अब जो अनीला थी उसने इंग्लिश का होमवर्क खुद ही किया। अब देखिए अनीला लड़की थी, लड़की के साथ हर आता है और सेल्फ हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वो साथ ही लगता है। आई रोट दिस पोएम माई सेल्फ, मैंने नज़्म खुद लिखी है। अब आई है, आई हमेशा पता है आई भी और माई अपने लिए इस्तेमाल होता है, सेल्फ जो है उसके साथ आ जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में आई सेल्फ साथ लाजमी लगना है। अदील एंड कलीम कलेक्टेड द स्टिकर्स देमसेल्फ, कि उन्होंने खुद ही स्टिकर्स को कलेक्ट किया। अब यहाँ पे ज़्यादा की बात हुई थी तो देखिए ज़्यादा में हम देम यूज़ करते हैं और सेल्फ साथ क्यों लग गया, क्योंकि हम इसमें रेसिप्रोकल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करें और उनमें सबके साथ सेल्फ लगना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब पैटर्न। अब सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, वर्ब जो वो काम कर रहा है, और एडवर्ब होता है जो हमें वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है उसके बारे में मजीद बताए। इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर वेयर द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, द वर्ब सेकंड एंड द एडवर्ब थर्ड, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा सेंटेंस जिसमें जो सब्जेक्ट काम करने वाला पहले आए, सेकंड पे आए वर्ब यानी कि जो वो काम कर रहा है, थर्ड में वो एडवर्ब आए कि जो हमें काम के बारे में बताए कि काम ही कैसा कर रहा है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस बिगिंस, इस किस्म के जो जुमले होते हैं वो स्टार्ट होते हैं विद द कोर सेंटेंस लाइक द गर्ल वॉकड अवे हेयर। अब देखिए द गर्ल हमारा हो गया सब्जेक्ट, वॉकड वर्ब है यानी कि वो यानी कि वर्ब वो काम क्या करी, वो वॉक करी, एंड अवे एडवर्ब ये हमारा हो गया कि जो हमें बता रहा है कि वो कैसे वॉक कर रही है। अब देखिए अब इसमें और एग्जांपल है, लाइबा लाफ्ड लाउडली। अब इसमें जो सब्जेक्ट लाइबा है, वर्ब है लाफ्ड, वो हंस रही, लेकिन वो कैसे हंस रही है, वो लाउडली, वो बहुत ऊंचा हंस रही है। सही है, ये हमारा एडवर्ब था। अब फ्लावर्स आर एवरीवेयर, अब फ्लावर सब्जेक्ट है कि फ्लावर्स की बात हो रही है, आर ये वर्ब है और ये आर वर्ब के बारे में क्या बता रहा है, एवरीवेयर, कि वो हर जगह पर है। तो जो हमें एडवर्ब ऐसा कि जो हमें वर्ब के बारे में मजीद बताए वो हमारा एडवर्ब है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड अनसर्कल इट। अब ये जो हमारे पास एग्जांपल्स आए ना, इनको हमने एडवर्ब को पढ़ना और इनको सर्कल करना है। मैंने जस्ट अंडरलाइन किया बिकॉज सर्कल नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैंने लाइन लगा दी है। आपने इसको अंडरलाइन नहीं करना, आपने इसको सर्कल कर लेना है। अब फर्स्ट मैंने ही स्विम्स वेल। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, फिर हमारे पास आता है वर्ब, फिर एंड पे एडवर्ब आता है। अब ही सब्जेक्ट है, ही स्विम्स वेल, वो बहुत अच्छा स्विम करता है। ही सब्जेक्ट, स्विम्स वर्ब है, अब वो स्विम कैसा करता है, वेल, वो बहुत अच्छा करता है। और हमें जो वर्ब मैंने आपको बताया कि एडवर्ब वो होता है जो हमें सब वर्ब के बारे में और बताए, तो वेल हमारा हो गया एडवर्ब। असद लाफ्स लाउडली, कि जो असद है बहुत ऊंचा हंसता है। अब असद सब्जेक्ट है, लाफ वर्ब है। अब वर्ब के बारे में हमें क्या और बता रहे, वो कैसा हंसता है, वो ऊंचा, लाउडली ऊंचा। द डॉग जंप हाई, कि जो कुत्ता है उसने ऊंची छलांग लगाई। अब द डॉग सब्जेक्ट, जंप है वर्ब, लेकिन अब हमें जंप पता चल, जंप उसने कैसे लगाई, उसने हाई लगाई, तो ये हमारा एडवर्ब है। एप्पल्स आर एवरीवेयर, कि जो सेब है वो हर जगह पर है। तो अब ये आर एप्पल सब्जेक्ट, आर हमारा है वर्ब और एवरीवेयर हमारा
एडवर्ब है कि हमें बता रहे हैं कि वो हर जगह पर है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्जेक्ट वर्ब नाउन सेंटेंस पैटर्न, एक ऐसा जिसके अंदर सब्जेक्ट पता चलेगा काम करने वाला, वर्ब भी और नाउन हो। अब देखें सब्जेक्ट वर्ब नाउन इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर वेयर द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट। अब इसमें भी अगेन सब्जेक्ट पहले आएगा, द वर्ब सेकंड, वर्ब बाद में आएगा, एंड द नाउन थर्ड। अब नाउन आएगा थर्ड पे। अब नाउन हमने पढ़ा है, पता है कि नाउन कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दे आर टीचर्स, अब हेयर दे इज सब्जेक्ट, क्योंकि हमेशा फर्स्ट पे सब्जेक्ट आता है तो दे सब्जेक्ट हो गया। आर हमारा वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। एंड टीचर्स नाउन, देखें टीचर्स नाउन है क्योंकि किसी भी चीज़ का नाम वगैरह हमने पढ़ा था कि वो नाउन होता है, तो टीचर्स हो गया नाउन। अब ये हम एग्जांपल उन्होंने दिया है इस सब्जेक्ट, जैसे शी इज़ ए डॉक्टर। अब देखिए शी सब्जेक्ट था, वर्ब उसमें इज़ है और एडवर्ब हमारा क्या है, ए डॉक्टर, आ डॉक्टर है वो। थर्ड नेक्स्ट है शफ़क़त वाज अ नर्स, कि जो शफ़ाकत है, शफ़ाकत वो नर्स है। अब इसमें सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया वाज, उसके सब्जेक्ट के बाद है, और एडवर्ब हो गया अ नर्स, यानी कि उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है, कि वो एक डॉक्टर है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब एंड द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट देम इन देयर राइट कॉलम। अभी हमने इनमें से सब्जेक्ट को वर्ब को दे के कॉलम में, देखिए फर्स्ट मैंने आई एम द टीचर। अब आई है, आई हमें पता चल गया, आई होता है सब्जेक्ट, मैं काम करने वाला, और आई के बाद एम हमारा आ गया वर्ब, क्यों आई एम, ठीक है वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट एम वर्ब हो गया। अब द टीचर है बच्चा, तो ये हमारा एडवर्ब है कि आई के बारे में बताया कि आई है क्या, वो द टीचर है, वो अपने बारे में ज़्यादा बता रही है, एडवर्ब हो गया। अब एहसन इज़ अ कारपेंटर, कि वो एक कारपेंटर, एक बढ़ई है। अब एहसन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब आता है, इज़ वर्ब हो गया, और पीछे बच्चा आ कारपेंटर। और हमने पढ़ा था कि नाउन जो है वो किसी भी इंसान का, उसका किसी भी चीज़ का नेम है, तो बेसिकली नेम्स आ रहे हैं, हमने नाउन। अच्छा यहाँ पे एडवर्ब नहीं आना, ये गलत है, ये बाय मिस्टेक उन्होंने कर दिया, यहाँ पे आपने इसको कट करके इसको आपने यहाँ पे नाउन ही लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है द बॉय इज़ अ स्टूडेंट, के जो बॉय लड़का है वो एक स्टूडेंट है। अब द बॉय सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद में इज़ आ गया, वर्ब है, और आ स्टूडेंट है, तो अब ये नाउन हमारा क्या है, आ स्टूडेंट है। उसके बारे में अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन हैपनिंग इन द प्रेजेंट एंड मे कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस वो टेंस है कि जो यानी कि प्रेजेंट यानी कि जारी रहता है, एंड और हो सकता है कि फ्यूचर में भी वो कंटिन्यू रहे, मुस्तकबिल में भी। अब इसके हमें इधर से समझ आती है, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, रहना किसी चीज़ का, ठीक है ना, जारी रहना किसी चीज़ का। तो प्रेजेंट है कि जो मौजूदा, और कंटिन्यू के जो जारी है, तो इधर से ये ऐसा काम जो जारी है वही हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसकी तीन कैटेगरी होती है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव कहती है जो सादा है, नेगेटिव मनफी, और इंटेरोगेटिव जिसमें कोई सवाल किया गया है। अब इसमें अफर्मेटिव देखें, सबसे पहले इसमें आता है, इसका पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ इज एम आर आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट इज एम आर नॉट आएगा, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। फिर इंटेरोगेटिव में इज एम आर सब्जेक्ट, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को लगा के कंप्लीट करना है। सिंपल सी बात आपने यही याद रखनी है कि जब हम आईएनजी साथ लगा देते हैं ना, तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाता है, मतलब कि वो चीज़ की जारी है, तो आपने सिंपल इनके साथ सिर्फ आईएनजी लगाना है, ठीक है। माई डॉटर इज़ टॉकिंग ऑन द फोन राइट नाउ, कि मेरी बच्ची इस वक्त फ़ोन पर बात कर रही है। अब ये आईएनजी लगाया तो ये हमारा बन गया। एहसन इज़ वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट नाउअडेज, कि वो किसी असाइनमेंट पे इन दिनों काम कर रहा है। माई वाइफ इज़ नॉट कुकिंग टुडे, कि वो आज मेरी बीवी खाना नहीं पका रही। तो सिंपल हमने आईएनजी साथ लगा देना है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। नेक्स्ट चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द नेगेटिव फॉर्म। ये उन्होंने हमें टेंस दे दिया, अब हमने इनको नेगेटिव में बनाना है। अब नेगेटिव का हमने पढ़ा था कि उसके साथ सिंपल सिर्फ आपने नोट लगाना है और आपका सेंटेंस रेडी है। देखिए दे आर वॉकिंग, के वो वॉक कर रहे हैं, दे आर नॉट वॉकिंग, के वो वॉक नहीं कर रहे, सैर नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आर के हमने जो है बाद नोट लगा देना। ही इज़ डांसिंग इन द क्लब, के वो क्लब में डांस कर रहा है। ही इज़ नॉट डांसिंग इन द क्लब, के वो क्लब में डांस नहीं कर रहा। सिंपल हमने नोट लगाया तो नेगेटिव बन गया। आई एम रीडिंग अ बुक, के मैं किताब को पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा। अच्छा आगे है फिल इन द ब्लैंक्स गिवन यूजिंग गिवन वर्ड्स। अब ये अल्फाज दिए, इनको देखते हुए हमने अल्फाज बनाए। डैश आर यू स्लीपिंग योर ग्रैंड, आर यू हेल्पिंग योर ग्रैंड माँ, के क्या तुम अपनी ग्रैंड माँ की हेल्प कर रहे हो। देखिए अब ये क्वेश्चन पूछना, आर हमेशा जब शुरू पे लगेगा तो ये हमारे क्वेश्चन जो भी इज़ एम आर है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में दरमियान में लगते हैं ना, वर्ब की फॉर्म के दरमियान में लगते हैं, साथ सकते हैं, तो जब स्टार्ट पे आएंगे तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। क्वेश्चन आर यू हेल्पिंग योर ग्रैंड माँ, क्या तुम अपनी ग्रैंड माँ की हेल्प कर रहे हो। अब एम आई रियली इल, के मैं क्या वाकई बहुत बीमार हूँ। अब इसके सिंपल देखने, आई के साथ आई एम लगता है ना, तो आई एम आ जाएगा। यू के साथ आर लगता है तो आर, इसलिए स्टार्ट में आ जाएगा। इज़ शी अ गुड गर्ल, के क्या वो एक अच्छी लड़की। देखें शी इज़ अ गुड गर्ल, तो इज़ आता है साथ, तो इज़ शी शुरू में इसकी वजह से लग गया, तो वो हमारा बन गया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आ जाता है पंचुएशन। अनसर्कल द करेक्ट पंचुएशन मार्क ईच ऑफ द सेंटेंस। अगेन इसमें भी आपने सर्कल करना है, मैंने अंडरलाइन जस्ट किया है, आपने इसको सर्कल कर लेना है। अब देखें इसमें तीन चीज़ें समझ लें। अब ये जो आपको इन्होंने निशान दिए हुए ना,
जो फर्स्ट वन आपको ये दिया हुआ है जैसे डॉट्स है, ठीक है। उसके बाद में आपको दिया है ये क्वेश्चन मार्क इसको कहते हैं। उसके बाद में आई के साथ जो डॉट है इसको आपने समझ लेना किस किस के लिए इस्तेमाल होते हैं, आप वो खुद ही इंशाल्लाह कर लेंगे। फर्स्ट वन जो डॉट है ना, ये आपने ये याद रखना है, जब भी कोई सेंटेंस में सिंपल से सिर्फ एक बात की, जैसे मैं कहती हूँ आज मौसम बहुत ठंडा है, ठीक है, सिंपल से मैंने एक बात की तो उसके साथ हमारे एंड पे लगेगा फुल स्टॉप। अगर मैं कहती हूँ क्या आज मौसम ठंडा है, मैं पूछ रही हूँ, मैं सवाल करी तो मेरा लगेगा सवाल निशान। लेकिन अगर मैं खुशी का इजहार करती हूँ, मैं कहती हूँ हुर्रे आज मौसम तो बहुत ठंडा है, मैं खुशी का इजहार करी, तो फिर मेरा ये एक्सप्लेनेशन मार्क फिर इसे कहते हैं फिर लगेगा। लेकिन अगर मैं अफसरदा होकर कहती हूँ आज तो बहुत मौसम ठंडा है, मैं अगर अफसरदा होकर कहती हूँ तो फिर भी ये लगेगा। अगर खुशी गमी की बात बतानी हो तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, अगर सवालिया हो तो फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई सिंपल सी बात हो तो हम इस फुल स्टॉप को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। देखें, डैड आई वांट टू बाई अ ट्री, कि मैं एक जो दरख्त उसको खरीदना चाहता हूँ। देखिए सिंपल सी बात हुई, फुल स्टॉप आ गया। देयर वर बिग ट्रीज एंड लिटिल ट्रीज, के वहाँ पे छोटे बड़े दरख्त थे, सिंपल सी बात हुई, फुल स्टॉप आ गया। विच ट्री डू यू लाइक द बेस्ट, अब देखिए विच यानी कि सवालिया निशान पूछा गया, तो आपके तुम्हें कौन सा दरख्त ज़्यादा पसंद है, तो सवालिया निशान आ गया। डैड आस्क्ड, डैड ने पूछा। अब देखिए डैड आस्क्ड, डैड ने पूछा, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा फुल स्टॉप। आई लुक्ड एंड लुक्ड, मैंने देखा और फिर देखा, एंड देन आई सा द ट्री, और फिर मैंने दरख्त को देखा। आई लाइक बेस्ट, मुझे अच्छा लगा। अब देखें अगेन सिंपल सी बात ही, हमारा फुल स्टॉप लग गया। हुर्रे, अब देखिए जब ये हुर्रे जो वर्ड आया ना, ये खुशी जाहिर करने के लिए, तो ये हमारा इस वजह से ये एक्सप्रेशन मार्क ये लग गया। आई फाउंड माई फेवरेट ट्री, कि मैंने अपना जो फेवरेट ट्री था उसको ढूंढ लिया। अब देखिए आई फाउंड माई फेवरेट ट्री जो था, सिंपल सी बात ही, फुल स्टॉप आ जाएगा इधर, सही है। अब डैड दिस इज़ द वन, ये वाला है, अब सिंपल से एक बात है तो वो हमारा फुल स्टॉप आ जाएगा। आई सेड, मैंने कहा, वी पेड फॉर द ट्री, हमने जो ट्री के पैसे दिए रख दिए, एंड देन पुट इट इन आवर कार एंड टुक इट होम, और फिर से घर ले गए। अब सिंपल सी बात है तो हमारा ये फुल स्टॉप आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है राइटिंग स्किल, नैरेटिव राइटिंग। उन्होंने कहा कि आप इसको एक लिखें। अ नैरेटिव पैराग्राफ, एक पैराग्राफ टेल्स अस अबाउट एन इवेंट, एक ऐसे वाक़यात इवेंट के बारे में, इट हैज़ अ प्रॉपर बिगनिंग हो, मिडल हो और उसका एंडिंग हो, प्रॉपर उसकी एक आगाज़ हो, दरमियान में उसका हो और एंडिंग हो, इख्तिताम। अब राइट अ नैरेटिव सेंटेंस ऑन द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस यू हैव एवर विजिट, अगर आपने कोई बहुत खूबसूरत जगह को विजिट किया तो उसके बारे में आप लिखें। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बोरिंग नहीं किया, इसे मैंने आपको पिक्चर्स के जरिए थोड़ा सा शो किया, इंशाल्लाह आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। अब यूज़ अ वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू मैनेज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, अब आपने अच्छे से सीक्वेंस से रखने फ्रेजेस, जुमले का इस्तेमाल करना ताकि उसके सीक्वेंस ख़राब ना हो। और यूज़ कंक्रीट वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू कन्वे एक्सपीरियंस एंड इवेंट्स प्रिसाइजली, जो भी आपने वहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया था उसको हाईलाइट करके बताएं। और कंक्लूजन होना चाहिए फ्रॉम द नैरेटिव एक्सपीरियंस और इवेंट के, जो आपने किया उसका एक प्रॉपर कंक्लूजन हो। अभी आगे हमारी लास्ट वाला, अब ये देखें राइट है, ये मैंने पैराग्राफ लिख दिया है। अच्छा जी, फर्स्ट वन है, आई हैव विजिटेड अ नंबर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, के मैंने बहुत सी जो है हिस्टोरिकल तारीखी बिल्डिंग्स इमारतों का विजिट किया इन माई कंट्री, अपनी मुल्क में। हेयर आई डिस्क्राइब माई विजिट, लेकिन यहाँ पे मैं अपने विजिट के बारे में बताऊँगा टू द बादशाही मस्जिद इन लाहौर, की जो मैंने बादशाही मस्जिद लाहौर में विजिट किया है उसके बारे में मैं बताऊँगी। द बादशाही मॉस्क इज़ द बिगेस्ट मॉस्क इन पाकिस्तान, की जो बादशाही मस्जिद है पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड, और दुनिया की जितनी बड़ी मस्जिद उनमें से एक मस्जिद ये है। द बादशाही मॉस्क इन लाहौर, ये लाहौर में है, बिल्ट इन 17th सेंचुरी बाय मुगल एम्परर औरंगजेब ने इसको 17वीं सदी में बनाया था। इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क इन पाकिस्तान एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट, ये आई थिंक दोबारा रिपीट लाइन हो गया, आप इसको बेशक ना करें, आप बस इधर तक कर लें। बिल्ड इन 17th सेंचुरी बाय मुगल एम्परर औरंगजेब, यानी कि जो बादशाह औरंगजेब उसको बनाया था ये। अच्छा, डिस्पाइट बीइंग 100 ऑफ ईयर ओल्ड, लेकिन बजाय इसके कि इतनी पुरानी होने के बावजूद भी द मॉस्क इज़ ग्रैंड, वो बहुत बड़ी एंड परफेक्ट है। शो केस द ट्रू टेस्ट ऑफ एम्परर औरंगजेब, औरंगजेब का जो एक अच्छा टेस्ट था फॉर टू द फाइन आर्किटेक्चर, उसके बारे में उसको इजहार करती है। द कोर्टयार्ड इज़ मेड ऑफ रेड स्टोन, जो कोर्टयार्ड की जो उसका सहन है वो रेड स्टोन देखी ही है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट उसके बारे में कह रहा है, एंड द इंटीरियर, जो उसके अंदर फर्नीचर है, इज़ फील्ड विद आर्टिस्टिक ब्यूटी, इतनी यानी कि आर्टिस्टिक ब्यूटी, खूबसूरती को इतनी अच्छे से उसको बनाया गया। द वॉल्स, उसकी दीवारें, एंड सीलिंग्स आर कर्व्ड, जो कर्व का मतलब होता है तराशना, फ्रॉम प्रिसाइज स्टोन्स, के जो इतने कीमती पत्थर उनसे उसको तराशा गया। ये एक नेक्स्ट है, द वॉल्स एंड सीलिंग्स आर कर्व्ड फ्रॉम प्रिसाइज स्टोन एंड द होली कुरान वर्सेज आर डिस्प्लेड ऑन, और जो कुरान की वर्सेज है वो उसके ऊपर जो है वो डिस्प्ले की गई हैं। द मॉस्क मीनार्स, अब जो मस्जिद के जो मीनार हैं टॉलर, लंबे हैं, दैन मोस्ट बिल्डिंग इन द सिटी, यानी कि जो शहर में बाकी बिल्डिंग उनके मुकाबले में ये बहुत लंबे हैं। अट्रैक्ट 1000 ऑफ विजिटर्स, यानी कि हज़ारों के हिसाब से जो विजिट करने आते हैं एनुअली, उनको ये अट्रैक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग रूलर्स, यहाँ तक कि जो बादशाह हैं वो भी, एम्बेसडर जो बाहर से आते हैं, पब्लिक लीडर जो एक पब्लिक के जो लीडर रहनुमा, वो भी, राइटर जो लिखने वाले लिखारी हैं, साइंटिस्ट जो है, और एंड टीचर्स हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज़, दूसरे स्कूल ममालिक से टीचर्स वो भी आते हैं। इन कंक्लूजन, अब ये कंक्लूजन में क्या कहता है कि माई विजिट, जो मेरा विजिट है बादशाह मॉस्क वाज अनफॉरगेटेबल, के कभी भी ना भूलने वाला वो मेरा विजिट था, एक्सपीरियंस तजर्बा था, अलाइंग में, जिससे मुझे इजाज़त दी टू सी फर्स्ट हैंड, यानी कि जो बराह रास्त देखने की,
द ब्यूटी खूबसूरती एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और तारीख़ी खूबसूरती ऑफ दिस मार्वल, इस अजूबे की, इस अनोखे की देखने की उसने मुझे इजाज़त दी। स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत मेहनत की और बहुत कोशिश की कि आपको एक चीज़ इजी वर्डिंग में बता सकूं। अगर आपको कोई भी चीज़ रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।